साल 2020 के मार्च महीने की बात है जब कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। सिंधिया के साथ उनके गुट के 22 कांग्रेस विधायकों ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली थी। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं खुशबू वर्मा, आप देख रहे हैं नजर टुडे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने का रास्ता खुल गया। बीजेपी साल 2003 से सत्ता में थी, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई। इसके बाद कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के साथ ही 15 महीनों की कमलनाथ सरकार गिर गई। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मध्य प्रदेश की सत्ता में आ गई। जिस समय ज्योतिरादित्य बीजेपी में शामिल हो रहे थे, उस वक्त ये चर्चा राजनीतिक गलियारों में जोर शोर से चलने लगी थी। शायद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मध्य प्रदेश में अहम जिम्मेदारी सौंपेगी। कयास लगाए जाने लगे कि प्रदेश में नेतृत्व की बदला जा सकता है। काफी लंबी चली अटकलों के बाद सिंधिया को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई, जबकि उनके साथ भाजपा में शामिल हुए विधायकों में से कुछ को शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, जबकि कुछ को निगमों और मंडलों में जगह दी गई। ये तो थी बात विधायकों की। सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल होने वाले उनके करीबी नेता भी अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ नए संगठन में शामिल हुए थे। समय के साथ इस खेमे में असंतोष पनपने लगा था और विधानसभा चुनाव के करीब आते आते जिन नेताओं को कुछ नहीं मिल पाया, उनमें से एक तरह की छटपटाहट देखी जाने लगी थी। बैजनाथ सिंह यादव बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य थे, मगर अचानक उन्होंने कांग्रेस में घर वापसी की घोषणा की और सिंधिया खेमे के कई दूसरे नेताओं के साथ वे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ से मिले और कांग्रेस की सदस्यता ले ली। कांग्रेस में वापस लौटने पर उन्होंने कहा कि साल 2020 से ही उन्हें भाजपा में घुटन हो रही थी, इसलिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक बैजनाथ सिंह ने सिर्फ घर वापसी ही नहीं की, बल्कि जिस तरह से वे ग्वालियर से भोपाल आए, उसमें एक संदेश छिपा हुआ था। वे कहते हैं संदेश उनके भोपाल आने के स्टाइल में था, मतलब काफिले में 400 गाड़ियां लेकर वे पहुंचे। स्पष्ट दिख रहा था कि ये संदेश कांग्रेस के लिए तो नहीं था। ऐसा लग रहा था कि ये संदेश सिंधिया खेमे के लिए और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता था। उन्होंने एक तरह के शक्ति प्रदर्शन की कोशिश भी की जब वे अपने साथ अपने क्षेत्र के लगभग 2500 समर्थकों को भी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय लेकर पहुंचे। जब सिंधिया ने भाजपा का दामन थामा था, तब ये कहा जा रहा था कि उन्हें शिवराज सिंह चौहान के विकल्प के रूप में लाया गया है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान 16 सालों से प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे। उनके अनुसार सत्ता विरोधी लहर से निपटने के उद्देश्य से भाजपा ऐसा सोच रही थी। हालांकि भाजपा ने कभी ये नहीं कहा कि सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उनके साथ कांग्रेस से आए नेताओं ने ये एक तरह से मान लिया था कि ऐसा ही होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि सिंधिया खेमे से जो नेता छिटक कर निकल रहे हैं, उन्हें लगता होगा कि उनकी अनदेखी हो रही है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया आए तो उनके साथ उनके सहयोगी भी आए और समर्थक भी। कई राज्य में मंत्री बने तो कुछ तो महत्वपूर्ण पद भी मिले, मगर हर किसी को एडजस्ट नहीं किया जा सकता था। बहुत सारे अनफिट भी थे जो नए संगठन में एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। उनमें छटपटाहट स्वाभाविक है। राजनीतिक में हर कोई महत्वाकांक्षी होता ही है। जब सिंधिया के समर्थक भाजपा में आए तो यहाँ भी दो तरह की प्रक्रिया देखने को मिली। एक तो कार्यकर्ता जिन्होंने आखिर तक इन लोगों को स्वीकार नहीं किया, और दूसरे वे जिन्हें स्वीकार कर लिया गया था। संगठन के वैसे लोग जो कांग्रेस से आई इस जमात का चुनावों में विरोध करते आ रहे थे, या जो
हार्डलाइनर्स थे, वैसे कार्यकर्ताओं ने इन्हें स्वीकार करने में समय समय पर असमंजसता व्यक्त की, लेकिन संगठन के फैसले को उन्हें स्वीकार ही करना पड़ा। इसका ताजा उदाहरण केपी यादव हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के गुना से सांसद हैं। कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद करीबी रह चुके यादव ने सिंधिया को लोकसभा के चुनावों में हराया था। यादव ने सिंधिया के खिलाफ सार्वजनिक रूप से मोर्चा खोल दिया था। नौबत यहां तक आ गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को हस्तक्षेप करना पड़ा और यादव को सिंधिया के सामने खेद प्रकट करना पड़ा। जानकारों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को पुराने संपत्ति कार्यकर्ताओं और सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हुए नेताओं के बीच चल रही इस रस्साकसी का सद ग्वालियर और चंबल संभाग में ज्यादा झेला पड़ा है। वे कहते हैं कि ऐसा 57 सालों के बाद हुआ, जब पिछले साल कांग्रेस ने ग्वालियर के महापौर की सीट जीत ली। भारतीय जनता पार्टी को मुरैना के नगर निकाय चुनावों में भी नुकसान उठाना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी पर नजर रखने वाले जानकार कहते हैं कि ग्वालियर और चंबल संभाग की 50% ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के पुराने संपत्ति नेताओं और सिंधिया के साथ भाजपा में आए नेताओं के बीच सीटों को लेकर तनातनी बनी हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस को अलविदा कहने का घटनाक्रम भी दिलचस्प है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कमलनाथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, जबकि पार्टी ने सिंधिया को चुनाव समिति का मुखिया बनाया था। वे पार्टी के मुख्य प्रचारक भी थे। पिछला चुनाव महाराज बनाम शिवराज के नारे के साथ लड़ा गया था, जिसमें भाजपा ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही अपने निशाने पर रखा था। चुनाव के परिणाम आए और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के लिए 2 सीटें कम पड़ गई थी। इसलिए बहुजन समाज पार्टी और छोटे दल को लेकर बहुमत का आंकड़ा पार किया गया। ये लगभग तय था कि मुख्य प्रचारक और चुनाव समिति के मुखिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन बहुमत कम पड़ने और छोटे दलों से समर्थन हासिल करने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने आला कमान को यह समझाने में सफल हासिल कर ली थी कि अगर सिंधिया को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो कई विधायक टूटकर भाजपा में चले जाएंगे। इस स्थिति से निपटने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने 2.5 सालों का फॉर्मूला निकाला ताकि असंतोष को खत्म किया जा सके। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस हाईकमान ने यही फॉर्मूला लागू किया, जिसके तहत भूपेश बघेल और TS सिंहदेव को 2.5 सालों तक सत्ता का नेतृत्व करना था। फिर हुआ कि कमलनाथ अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो सिंधिया को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा, मगर वो भी नहीं हुआ। फिर बारी आई राज्यसभा के लिए मनोनीत करने की, तो उसमें भी कांग्रेस में सिंधिया का नाम दूसरी प्राथमिकता में रखा गया। इसके बाद से सिंधिया की नाराजगी सामने आने लगी। सिंधिया ने कांग्रेस के सम्मेलनों के बीच बोलते हुए कहा कि राज्य में हमारी सरकार है तो क्या लोगों के मुद्दों को लेकर मैं सड़क पर भी उतर सकता हूं। सिंधिया के इस बयान पर दिल्ली में पत्रकारों ने कमलनाथ को घेरा था और सवाल किए। इसके जवाब में कमलनाथ ने कहा था कि जिसको सड़क पे उतरना है वे उतर जाएं। यहीं से कांग्रेस और सिंधिया के बीच दूरियां बढ़ने लगी। सड़क पर उतरेंगे किस तरीके से तो उधर जाएं, सड़क पर उतरेंगे किस तरीके से तो उधर जाएं, तो उधर जाएं। यहां तक कि उनके कहने पर दिग्विजय सिंह खेमे के माने जाने वाले 2 विधायकों विष्णुलाल सिंह और ईदल सिंह कलसारा भी सिंधिया के साथ हो लिए थे। जानकार मानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने आने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। उन्हें अपना कुनबा यानी कि अपने समर्थकों और सहयोगियों के बीच अपनी छवि बनाए रखने की चुनौती भी है और साथ ही साथ अपना राजनीतिक भविष्य भी। यही वजह है कि उन्होंने भाजपा के पुराने संपत्ति नेताओं के घरों और संघ के दफ्तर भी जाना शुरू कर दिया। उनके सामने ये भी चुनौती थी कि उन अपने साथ भाजपा में
आए नेताओं के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ले जाएं। तो ये थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीतिक कहानी। तो ऐसे ही तमाम राजनीतिक खबरों को देखने के लिए देखते रहें नजर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।